नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा द्वारा आयोजित जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जूलॉजी में साइटोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसमें आज हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका में कुछ प्राणियों में तो बीच में एक ज़्यादा घना हिस्सा न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ प्राणियों की कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हाँ, अंदर का जो डीएनए है वो क्वाइल्ड डीएनए इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिल्स को प्रोकैरियोट और जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट रहता है, इन्हें यूकैरियोट कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस जनरली तो एक कोशिका में एक ही होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें भी दो बातें हैं। एक तो जैसे ओपेलाइना में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन वो सभी एक ही तरह के होते हैं। और इस तरीके से ये फ्रॉग के रेक्टम में पाया जाने वाला एक रेक्टल सीलिएट है। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन वो सारे न्यूक्लियस एक ही तरह के हैं। दूसरी तरफ कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसमें ये न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, जैसा कि होता है पैरामीशियम में। अब पैरामीशियम में कुछ हवाई चप्पल की तरीके से इनका शेप होता है। इसमें न्यूक्लियस दो तरह का होता है। एक तो कुछ नारंगी के आकार का या किडनी शेप्ड बड़ा सा, और एक छोटा सा। जो बड़ा सा होता है इसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस। और जो छोटा वाला है इसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इसमें भी पैरामीशियम की अलग अलग स्पीशीज में अंतर है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में तो एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, लेकिन पैरामीशियम ऑरेलिया एक स्पीशीज है, तो उसमें क्या होता है कि एक मैक्रोन्यूक्लियस के साथ दो माइक्रोन्यूक्लियाई होती हैं। एक और है पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, जिसमें मैक्रोन्यूक्लियस तो एक है और माइक्रोन्यूक्लियस कई होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। एक बात, अब इसमें भी न्यूक्लियस के मामले में सेल के अलग अलग अवस्था में, सेल साइकिल में इंटरफेज में इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। और जब सेल डिवाइड कर, तो सेल साइकिल में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जिस समय सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर एक जाल सा पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन का जाल कहते हैं या क्रोमैटिन नेटवर्क। इस क्रोमैटिन नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा डार्कर स्टेन लेता है, कुछ हिस्सा लाइट स्टेन लेता है। जो डार्कर स्टेन लेता है उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और जो लाइट स्टेन लेता है उसको ईयू क्रोमैटिन कहते हैं। ये माना जाता है कि ईयू क्रोमैटिन जो है, उस हिस्से के जीन्स उस समय ज़्यादा एक्टिव हैं। और जब कोशिका डिवाइड हो रही है तो उस समय ये क्रोमैटिन का जाल स्पष्ट धागे जैसी रचनाओं में टूट जाता है, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या किसी एक प्रजाति या किसी एक स्पीशीज के सारे सदस्यों के सारे सेल्स में कांस्टेंट रहती है। जैसे मनुष्य के सारे शरीर की सारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये कांस्टेंट है। कभी कभी एक आध इसमें वेरिएशन मिल जाता है, 46 की जगह 45 या 47 हो सकता है। ऐसे एबनॉर्मेलिटी को सिंड्रोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स, और जिस समय डिवाइड हो रहे हैं ये अलग अलग टुकड़ों में टूट गए क्रोमोसोम्स,
इन क्रोमोसोम्स को अच्छी तरह से सेल में देखने के लिए हम जनरली दो प्रकार के स्टेन यूज करते हैं। एक तो एसीटोकार्मीन, या दूसरा एक और स्टेन है जो वो ये भी डीएनए के लिए स्पेसिफिक है, उससे फॉल्जेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए उनके नाम पर फॉल्जेंस स्टेन कहते हैं। अब जैसे इस समय क्रोमोसोम्स को देखना हो तो आप कौन सी कोशिका में कैसे देखेंगे? प्लांट्स में, पौधों में तो जो डिवाइडिंग सेल्स या तो जड़ों की छोर पर होते हैं, रूट टिप पे होते हैं, या तने के बिल्कुल छोर पे होते हैं, शूट टिप पे होते हैं। एनिमल्स में, हम लोगों में जैसे हम देखना चाहते हैं डिवाइडिंग सेल्स, तो बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं, बाल की जड़ में कोशिकाएं डिवाइड होती रहती हैं, तो बाल को निकाल करके और उसकी जड़ के पास के सेल्स को एस्टोकार्मीन या फॉल्जेन स्टेन से स्टेन करके स्लाइड में देखें तो डिवाइडिंग स्टेज के क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियस बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। अब इस न्यूक्लियस में कई और रचनाएं होती हैं। क्या क्या रचनाएं होती हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करें। बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं किसी भी सेल में, तो उसकी दो स्थिति होती है, या तो वो सिंसीशियम हो सकता है या तो सिनोसिटिक हो सकता है। सिनोसिटिक प्लांट्स में पाया जाता है, फंजाई में, या कभी एक ग्रीन एल्गी है वाउचेरिया, उसमें पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 1 से 2 में डिवाइड हो गया, 2 से 4 में डिवाइड हो गया, 4 से 8 में डिवाइड हो गया, तो ये न्यूक्लियस तो विभाजित हो गया लेकिन सेल खुद नहीं डिवाइड हुआ, तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इसे सिनोसिटिक कहते हैं। दूसरी तरफ एनिमल्स में, जैसे एस्केरिस की एपिडर्मिस में या मसल सेल्स में या रोटिफेरा में सिंसीशियम पाया जाता है। ये दोनों तो देखने में एक ही तरीके के लगते हैं लेकिन डेवलपमेंट इनका अलग तरीके का है। सिंसीशियम में शुरू में बहुत सारे सेल्स हैं जो एक लाइन से जुड़े हुए हैं और उनके बीच की दीवार समाप्त हो जाती है, तो उसके कारण सिंसीशियम बन जाता है, तो इसे सिंसीशियम या सिंसीशियल एपिडर्मिस कहते हैं। अब जब तक हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखते थे तब तो न्यूक्लियस की जो दीवार है वो एक इकाहरी दिखाई देती थी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल के जो न्यूक्लियस की दीवार है वो दोहरी दीवार, दोहरी क्या एक्चुअली तो तिहरी होती है, तो ये दो दीवारें हैं और इनके बीच बीच में कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं जिससे होकर के मॉलिक्यूल्स का बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मूवमेंट पॉसिबल होता है। अब इस तरीके से एक लिफाफे की तरह से बन जाता है। बाद में अभी एक और मेम्ब्रेन पता चली इसके नीचे, जिसे न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। और सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन्हीं से जब अटैच होते हैं तो इनसे अटैच होने के लिए इनमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर हैं इसका भी विस्तार से अध्ययन किया गया है। अब देखिए इसे दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। जैसे एक गोल सी चीज़ है, हम उसे ऐसे बगल से देखें और हम जैसे ऊपर से देखें तो पोर का स्ट्रक्चर दोनों में अलग अलग होगा। जैसे ऐसे साइड में देखेंगे तो बगल की दीवार दिखाई देगी और जैसे ऐसे ऊपर से देखेंगे तो इस न्यूक्लियर पोर में क्या होगा, इसमें जैसे दो रिंग जैसे पाए जाते हैं, एक रिंग और ये दूसरा रिंग, दो रिंग जैसे पाए जाएंगे और उसमें बीच में एक सेंट्रल प्लग होता है। अब यहाँ पर जैसे साइकिल में जो बीच के हिस्से को और किनारे के हिस्से को जोड़ने के लिए तीलियां होती है ना, तो ऐसे ही इसमें 8 स्पोक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स।
तो ऊपर से देखा जाए तो ये इस तरीके से दिखाई देता है, और ऐसे साइड से देखेंगे तो क्या होगा, इसमें ये दोनों रिंग दिखाई देंगे ऐसे, और बीच में वो सेंट्रल प्लग। एक बार जैसे इसे आप यहां देखें, ये सेंट्रल प्लग, और इसको घेरे हुए दो रिंग लाइक एनुलाई। इसमें 8 स्पोक्स हैं जो कि साइकिल की तीली के तरीके से बीच वाले हिस्से को किनारे वाले हिस्से से जोड़ने का काम करते हैं। और जब हम इसे साइड से देखते हैं तो क्या होता है, देखिए बगल से देखने पर बीच में ये सेंट्रल प्लग, अब ये दो एनुलाई जो हैं ये ऊपर वाली और नीचे वाली, और बाकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, 2 मेम्ब्रेन है, उसके नीचे की तरफ ये न्यूक्लियर लैमिना। ये देखा गया है कि ये जो पोर है, इसका पोर का साइज 80 नैनोमीटर के करीब होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होगा, या तो वो डिवाइड होकर के क्रोमोसोम्स बनाएगा। उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक या कभी कभी एक से ज़्यादा और ज़्यादा घने स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में ध्यान देंगे आप कि वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन नहीं बनाया जाता है। कहीं कहीं कुछ किताबों में जो है वो गलत बना हुआ है कि न्यूक्लियोलस में भी उन्होंने मेम्ब्रेन बना दिया है। अब इन क्रोमोसोम्स की जो खास बातें हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स की संख्या हर किसी खास स्पीशीज के सारे सदस्यों के सारे सेल्स में कांस्टेंट रहती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है, बीच में एक छोटा सा हिस्सा होगा जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, 3 नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं, या सेंट्रोमियर, या काइनेटोकोर। अब इससे लगे हुए या तो एक धागा जैसा, जैसे अलग अलग स्टेजेस में, कभी तो हो सकता है कि एक ही लंबा सा धागा जैसा हो, और कभी कभी ये भी होता है कुछ अवस्थाओं में कि इससे ये 2 धागे जैसी संरचनाएं हैं। इनको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोम्स में, एटलीस्ट पूरे लॉट में से कम एक या एक से ज़्यादा में, एक किनारे पर जो है एक इसके हिसाब अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसके बाद फिर एक छोटा सा हिस्सा जो होता है, इसे फिर हम कहते हैं सैटेलाइट बॉडी, या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। तो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में एक बीच में एक संकुचन होता है जिसे काइनेटोकोर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर कहते हैं, और फिर वो दोनों तरफ आर्म है। अलग अलग स्टेजेस में इस सेंट्रोमियर से लगे हुए सिंगल क्रोमैटिड भी हो सकता है, कभी कभी बीच में डबल क्रोमैटिड भी हो सकता है, सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेजेस में। कुछ क्रोमोसोम्स में इसके अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और इसके बगल में एक छोटा सा जो टुकड़ा क्रोमैटिड का है उसे सैटेलाइट बॉडी या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये
डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। अब ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से मुड़ करके क्रोमोसोम बनाते हैं, एक लंबे समय तक ये कंट्रोवर्सी थी। दोनों विचारधाराएं चल रही थी। कुछ वैज्ञानिक से ये कहते थे कि जैसे एक रस्सी होती है ना, कि रस्सी बहुत से समानांतर पैरेलल रनिंग थ्रेड से बनी होती है, कि इस तरीके से बहुत सारे धागे हैं एक साथ। और दूसरे कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि नहीं, ये एक क्रोमैटिड जो है डीएनए के एक ही धागे से, लंबे से धागे से मिलके बना होता है, जो कि इस तरीके से कॉइल्ड हो जाता है। तो दोनों विचारधाराएं थी। कुछ प्लांट्स में और एनिमल्स में, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में तो इस तरीके की बात पाई जाती है जिसमें बहुत सारे डीएनए के धागे पैरेलल लगे रहते हैं, और लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये एक डीएनए के लंबे धागे से मिलकर बना होता है, जो कि स्प्रिंग की तरह से कॉइल्ड होती है। तो अब जो है क्रोमोसोम्स में जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर है, इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो इसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे बिल्कुल एक किनारे पर ये हो, अभी से जरा सा हिस्सा लगा हुआ है चाहे, और तो बिल्कुल किनारे है यदि सेंट्रोमियर, इसे क्या कहते हैं, टीलो सेंट्रिक। एक ये स्थिति हो सकती है किनारे से थोड़ा सा और अंदर आकर के, इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसके बाद एक ऐसा भी होता है कि बिल्कुल बीच में हो, जो बिल्कुल बीच में होता है, तो इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। और इसके बीच में तो मिडिल से थोड़ा सा हट करके, तो इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब जो एक विशेष बात है कि डीएनए और उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है वो किस तरीके से एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसके बारे में एक विचारधारा दी गई 1974 में कॉर्नबर्ग के द्वारा। तो कॉर्नबर्ग ने बताया, जैसे आपको एक मोतियों की माला बनानी है, तो मोतियों की माला बनाने में एक तो स्थिति ये हो सकती है कि मोतियों के बीच में छेद है और उसमें से होकर के आपने धागा पिरो दिया। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि मोती के दाने के अंदर छेद नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि मोती के ऊपर उस धागे को जो है ऐसे लपेट दें। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही है। ये जो है स्ट्रिंग ऑन बीड है, और प्रत्येक बीड क्या है, वो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 1 2 3 4, और ये चारों अलग अलग तरीके के, H2A, H2B, H3 और H4। तो 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन हैं, और इन चारों तरह के 2-2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2-2 गोले हैं। जैसे ये 4 गोले ये दिख रहे हैं, इसके पीछे 4 गोले और हैं, तो हर तरीके के 2-2 गोले हैं। तो इस तरीके का एक बीड बना है 8 का, और फिर इसके ऊपर डीएनए कैसे लिपटा हुआ होता है, आइए देखते हैं। होता है कि जैसे डीएनए है और बीच में एक ये बीड आया, इस बीड को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए जो है 2 राउंड लिपटा हुआ है, जैसे 1 राउंड 2 राउंड, तो 1 राउंड फिर 2 राउंड, और फिर इसके बाद बाहर निकला।
तो अब यहाँ पे ये जो दोनों किनारे हैं इसको जोड़ने के लिए एक और हिस्टोन प्रोटीन होता है क्लिप करने के लिए, इसे क्या कहते हैं, H1 हिस्टोन। तो क्या हुआ, 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3, H4। इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2-2 गोले हैं, और इनके ऊपर डीएनए 2 राउंड लिपटा हुआ है। और 2 राउंड लिपटने के बाद जब उससे अलग हुआ तो फिर इन दोनों छोर को क्लिप करने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है। फिर थोड़ी दूर के बाद क्या होगा, फिर इसमें इसी तरीके से फिर ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर ये 2 राउंड लगा, यहाँ पे क्लिप हो गया, फिर ऐसे निकला। तो इस अब 2 न्यूक्लियोसोम के बीच वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं लिंकर डीएनए। इसके बाद 2 और बातें हैं। यहां तक तो ये मोती की माला हो गई, लेकिन ये मोती की माला सीधे सीधे गले में पहनने वाले नहीं है। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि मोती की माला है और हाथ या फूलों की माला है उसको हाथ के ऊपर लपेट लिया ऐसे। तो ये जो ये माला है ये पुनः एक स्प्रिंग की तरह से ऐसे लिपटी हुई होगी और एक चक्कर में 6 न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो एक चक्कर में 6 न्यूक्लियोसोम। और इस तरीके से एक जो बेलनाकार या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। तो 2 बातें हुई, एक तो ये बीड स्ट्रिंग ऑन बीड की तरीके से न्यूक्लियोसोम मोती के दाने हैं और उनको जोड़ने के लिए जो धागा या है डीएनए, बीच में लिंकर डीएनए, और फिर ये एक बार और स्प्रिंग की तरीके से कॉइल हो जाता है। एक कॉइल में 6 न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं। अब इस तरीके की जो संरचना बनी बेलनाकार, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। इसके बाद एक और फोल्डिंग होती है, जैसे आपने छोटे बच्चों की दूध की बॉटल साफ करने वाला जो बॉटल ब्रश होता है ना, देखा होगा। तो कुछ उसी तरीके से इसमें क्या होता है, जैसे एक सेंट्रल एक्सिस है और इसमें इस तरीके से लैटरल ब्रांचेज हैं। तो ये इस तरीके की जो है ये फिर से एक बार और फोल्ड हो गई, और इस फोल्डिंग को के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है स्कैफोल्ड। तो इस तरीके से गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल करके मोतियों की माला, और फिर उसके बाद एक बेलनाकार सोलेनॉइड, और फिर एक और बॉटल ब्रश की तरीके से फोल्डिंग हो जाती है जिसको स्कैफोल्ड कहते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच।